क्या फायदे हैं मल्टीपल शॉप्स के? एक तो बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो जाते हैं, बहुत नोन होता है इनका नाम, इनका जो फंक्शनिंग होती है बहुत नोन होती है, ब्रांड आइडेंटिफिकेशन बहुत आसान होती है, कोई मिडिलमैन नहीं होता। एक बहुत जो मल्टीपल शॉप के अंदर खूबी होती है कि ये डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से जुड़े हुए होते हैं। जो इनका ओनर या प्रोड्यूसर है, जो मैनेजमेंट है इनका, वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर के साथ डील करता है। आप मैकडॉनल्ड्स देख लीजिए, फ्रेंचाइज ऑपरेशंस हैं इनके, इनके ऊपर कोई होलसेलर नहीं, ये डायरेक्टली मार्केट से जाके सामान खरीद करके लाते हैं और आपके लिए बनाते हैं और बेचते हैं। बर्गर के लिए ये लोग आलू जो है किसी होलसेलर से नहीं खरीदते हैं, सीधे मंडी से लेके आते हैं, राइट। और दूसरा, इनकी एक तरीके से जो फ्रेंचाइज ओनरशिप है वो मैकडॉनल्ड्स का जो ग्लोबल ब्रांड है उसके पास है, राइट। ऐसे ही कैफे कॉफी डे है, जो कॉफी वो बेचते हैं वो कॉफी कैफे कॉफी डे जो कंपनी है उसकी, कॉफी डे कंपनी, उसी के अंदर वो पाउडर बनता है और जो होता है और इनको इनके स्टोर्स में सप्लाई होता है और उसी की कॉफी बनाकर ही आपको पिलाते हैं, राइट। तो ये दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मल्टीपल शॉप्स के अंदर नजर आती है। इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल, आप हमेशा देखेंगे कि ये शॉप्स जो हैं वो लार्ज स्केल पर ऑपरेट करती हैं, बड़े स्केल पर ऑपरेट करती हैं ये शॉप्स। इसमें खूब आपको सामान मिलेगा, सुबह से शाम तक रन होती हैं, कुछ दुकानें तो ऐसी हैं जो 12 से 14 घंटे रन होती हैं। तो ये एक अलग तरीके के लुक एंड फील में आते हैं। एक बहुत सारा सामान ये लोग डील करते हैं एक साथ, लो प्राइस। ये बहुत एक्चुअली जब आप लो प्राइस बोलते हैं तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है। जब आप किसी बड़े कंपनी की दुकान पर जाते हैं, किसी बड़ी कंपनी के आउटलेट पर जाते हैं, जैसे कैफे कॉफी डे है या फिर मैकडॉनल्ड्स है, इनकी जगहों पर जाकर के जब आप कुछ खाते हैं तो हम लोगों को शायद ये लगे कि ये लो प्राइस है, लेकिन हमको थोड़ा सा एक्चुअल में ये काफी एक कॉन्फ्लिक्टिंग कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट भी है कि यहाँ पर लो प्राइस होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो चीजें इनकी शॉप्स पर अवेलेबल होती हैं, फूड का एग्जांपल मैंने जानबूझ के लिया है, मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, कोस्टा कॉफी या कैफे कॉफी डे। आप एक कॉफी पीजिए, इनके यहाँ 100 रुपए की होती है। 100 रुपए चीप नहीं होता, लो प्राइस नहीं होता। आप बर्गर खाइए, शायद मेरे ख्याल से 35 से 40 रुपए का आता है, टैक्स मिलाकर, विद टैक्स पे करना है। कोई ऐसा तो है नहीं कि आप वहां जाएंगे बोलेंगे अच्छा आप गरीब हैं तो आपको हम टैक्स नहीं लेंगे, आप 30 रुपए का बर्गर भी। तो ये सारी चीजें जो है ये कहने की बातें हैं कि यहाँ पर बहुत सस्ता मिलता है, प्रेजेंटेशन के लिए अच्छा लगता है, बट एक इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप एक गरीब पॉपुलेशन को देखें तो ये वो ऑर्गेनाइजेशंस, वो कंपनीज नहीं है जो सस्ता सामान बेचती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अब आप एक 5 स्टार होटल के अंदर बैठकर बर्गर खाते हैं जो 500 रुपए का आता है, और फिर आप मैकडॉनल्ड्स में 50 रुपए का बर्गर खाते हैं, आपको टेस्टी भी लगता है, आप बोलते हैं सस्ता है। लेकिन हमें ये सोचने की जरूरत है कि इतना सस्ता नहीं है ये कि लोग खरीद के खा सकें। मैं जस्ट आपको एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ, थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि लो प्राइस कहना क्या सही है? नहीं, 100 रुपए की कॉफी, 150 रुपए की कॉफी सस्ती नहीं होती, बिल्कुल भी सस्ती नहीं होती है। 5 रुपए की चाय या 10 रुपए की कॉफी सस्ती मैं मान सकता हूँ, लेकिन 50 या 100 रुपए की कॉफी सस्ती नहीं मान सकता, अनफॉर्चुनेटली, बट दैट्स द सिचुएशन। नो बैड डेट्स, ये एक बहुत एडवांटेजियस पोजीशन होती है मल्टीपल शॉप्स की कि वो कस्टमर केवल कैश में डील करते हैं, ट्रांजैक्शनल डीलिंग होती है उनकी, कोई उधार की डीलिंग वगैरह नहीं होती है कि भाई उधार ले लिया आपने और उसके बाद जो है आप आराम से एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद पेमेंट करिए, ऐसा नहीं। एवरीथिंग इज मेड ऑन कैश बेसिस, ठीक है। तो आपको कुछ खरीदना है, ड्रिंक खरीदनी है, कोई कॉफी पीनी है, कोई बर्गर खाना है, आप गए वहां पर, आपने उतने पैसे दिए, आपको हाथ के हाथ काउंटर पे वो सामान दे देगा, आप खाइए और बाहर आ जाइए। सो देयर इज नो नॉन कैश डील। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है इन शॉप्स के साथ कि लोग एक स्टैंडर्ड क्वालिटी और एक स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म प्राइस के चलते, जो इनके कस्टमर्स होते हैं वो कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमको एक अच्छा सामान यहां से जरूर मिलेगा। एक नॉर्मल प्राइस है, हमेशा मैं जाऊंगा मुझे 100 रुपए की कॉफी मिलेगी, कॉफी का टेस्ट स्टैंडर्ड होगा, स्टाफ मेरे को अच्छे से डील करेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा।
तो ये पब्लिक कॉन्फिडेंस होता है, जो कस्टमर्स इनके होते हैं वो हमेशा इनके साथ जुड़े रहते हैं और उनको मैन्युफैक्चरर की मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी पर बहुत भरोसा होता है, जेन्युइननेस पे बहुत भरोसा होता है। और ज्यादातर आप देखेंगे कि इसमें चीटिंग और डुप्लीकेशन, एडल्ट्रेशन वगैरह बहुत कम होता है, इस तरीके की शॉप पे बहुत कम पाया जाएगा। दूसरा, ये कन्वीनियंट लोकेशन पर होते हैं, मार्केट प्लेसेस के पास, रेजिडेंशियल एरियाज के थोड़ा पास में, कि आपको कॉफी पीनी है, आपको पिज्जा खाना है। पिज्जा तो आप देखिए आपके रेजिडेंशियल जहां पर भी आप रहते हैं वहां से 5 किलोमीटर के दायरे में आपको एक पिज्जा वाला मिल जाएगा, चाहे वो पिज्जा हट हो, चाहे वो डोमिनोज हो, चाहे वो कोई और तरीके का ब्रांड हो। अब तो पिज्जाज नॉर्मल कन्फेक्शनरी शॉप्स में बनने लगे हैं, जो हलवाइयों की दुकानें होती हैं वो पिज्जा रखने लगे हैं। जो नॉर्मल स्वीट शॉप्स होती हैं, थोड़ी सोफिस्टिकेटेड स्वीट शॉप होती है, वहां पर आपको पिज्जा मिल जाता है, केक मिल जाता है। तो ये एक कन्वीनियंट लोकेशन में आपको ये शॉप्स मिल जाएंगे। जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि एक तो लिमिटेड चॉइस होती है, आपके पास बहुत ज्यादा रेंज या अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स, अलग अलग वैरायटी के ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे। एक सर्टेन टाइप के प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो मैन्युफैक्चरर उनका बनाकर देता है। क्रेडिट फैसिलिटी बिल्कुल नहीं होती और बार्गेनिंग कैपेसिटी बिल्कुल नहीं होती। जो प्राइस प्रिंटेड है प्लस टैक्स आपको पे करना है। अगर आप अग्री करते हैं तो आप शॉप में जाइए, अगर आप अग्री नहीं करते तो आप शॉप में मत जाइए। इट इज नॉट लाइक कि आप किसी जगह घुस गए पालिका बाजार टाइप की दुकान पर और वहां पर जाकर के बोल रहे हैं कि नहीं नहीं मुझको बार्गेन करना है। मॉडल कैन बी पालिका बाजार मॉडल, बट इट इज एग्जैक्टली नॉट। पालिका बाजार इज अ सुपर बाजार। मैंने आपको समझाने के लिए एग्जांपल दिया था, पालिका बाजार सुपर बाजार की तरह। तो वहां आप जाइए और जाकर के वहां पर जो आपको चीज चाहिए आप उसके लिए बार्गेन कर सकते हैं, लेकिन इन शॉप्स के अंदर आप मल्टीपल शॉप्स के अंदर बार्गेन नहीं कर सकते। लैक ऑफ इनिशिएटिव, जो बहुत इंपॉर्टेंट एक एंटरप्रेन्योर का फीचर होता है कि वो इनिशिएटिव लेकर के चीजों को कस्टमर्स को उनके सेटिस्फैक्शन के लिए या कस्टमर्स को बेटर सर्विस के लिए या कस्टमर्स को सरप्राइज करने के लिए कोई चीज करे, ऐसा इन शॉप्स में नहीं हो सकता। आप जैसे सुपर बाजार चले जाइए, डिपार्टमेंटल स्टोर चले जाइए, वहां अचानक से ऐसा होता है कई बार आपको कोई डिस्काउंट मिल जाता है, कोई कूपन दे दिया आपको, या कोई छोटा डिपार्टमेंटल स्टोर भी हो जिसमें आप सबको जानते हो ये हो, वो आपको कोई चीज ऑफर कर देता है कि ये ले लीजिए, आप हमारे रेगुलर कस्टमर हैं। या किसी ने जाकर के वहां पे बोला कि ये प्रोडक्ट खराब है, मैं आई वांट टू चेंज इट, तो विदाउट डिस्कसिंग मच वो कहता है नहीं ये मुझे दे दीजिए, आप नया ले लीजिए। ये इनिशिएटिव इन दुकानों में नहीं होता। एक दो ऑफर से जरूर दे देते हैं, लेकिन अदरवाइज इनकी दुकानों में कोई इनिशिएटिव नहीं होता कि भाई वो कस्टमर खुश नहीं हुआ तो यार उसको हम कुछ अच्छा दे दें, कुछ अच्छा कर दें। ये बहुत कम होता है, ये लोग इनिशिएटिव नहीं ले सकते। कंट्रोल्ड शॉप्स होती हैं, ये कंट्रोल्ड फ्लोर्स होते हैं जिसमें ब्रांच मैनेजर्स काम करते हैं अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द मैन्युफैक्चरर एंड हेड ऑफिस। तो वो उसको फॉलो करना उनकी जिम्मेदारी होती है। कई बार ऐसा हो जाता है बर्गर आपको अच्छा नहीं लगा, खराब निकला, कोई बात हो गई, तो कई बार ये लोग, कई कुछ ब्रांचेस ऐसी होती हैं इनकी, वो मना कर देते हैं कि ये फेंक दीजिए कूड़े में, हम कुछ नहीं कर सकते। आप कहेंगे कि नहीं चेंज करिए, नया बर्गर दीजिए, कई बार ये लोग मना कर देते हैं, क्योंकि ये लोग, कई लोग इनमें से बड़ी क्लियरली बोलते हैं कि सर वो हमारे अकाउंट से चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इनका जो बिलिंग वगैरह का प्रोसेस होता है वो बड़ा स्ट्रिक्ट होता है। इसलिए जो है ये भी एक बहुत नुकसान वाली बात है मल्टीपल शॉप्स के। ठीक है, anyone who wants to raise any questions regarding multiple shops, कोई चीज जो समझ ना आई हो मल्टीपल शॉप्स तो बताइए। ओके गुड। तो मॉल्स के बारे में समझ लेते। आप में से कोई ऐसा है जो कभी मॉल नहीं गया या किसी ने मॉल नहीं देखा? कोई ऐसा है जिसको मॉल के बारे में नहीं पता? गुड। तो मॉल मैं ज्यादा पढ़ाऊंगा नहीं, आप लोगों को सबको पता है कि मॉल एक ऐसी मल्टीफेसेटेड लाइब्रेरी टाइप का कॉन्सेप्ट है। लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट में इसको इसलिए बोलता हूं क्योंकि लाइब्रेरी में आप जाएंगे तो रिलीजियस बुक्स एक जगह मिलेंगी, एकेडमिक बुक्स एक जगह मिलेंगी, फिक्शनल नॉन फिक्शनल नॉवेल्स एक जगह मिलेंगी, लिटरेचर एक जगह मिलेगा, जर्नल्स आर्टिकल्स एक जगह मिलेंगे, मैगजीन्स एक जगह मिलेंगी। ऐसे जो मॉल होता है वो लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट बना हुआ है। फूड कोर्ट थर्ड फ्लोर पे है, कपड़े सेकंड फ्लोर पे आधे में है, शूज फुटवेयर
जो है एक जगह पे है, स्पा सैलून और क्लब्स एक फ्लोर पे एक साइड में है। इस तरह से मॉल डिजाइन होते हैं और उनका बेसिक पर्पस ये होता है कि वन स्टॉप ऑप्शन है कि आप हफ्ते में एक बार अपने घर से निकले, गाड़ी पार्किंग में लगाई आपने, मॉल के अंदर चले गए और वहां आपने सब देख लिया जो आपको देखने का मन है। आप विंडो शॉपिंग कर सकते हैं, देख लीजिए, खरीदने की जरूरत नहीं। Nobody asks you to go inside the shop. You can stay outside the shop, have a look at various things, discuss, come back. No need to buy. फ्री है एंट्री, जनरली आप लोग जानते हैं मॉल में एंट्री फ्री होती है। बहुत कम मॉल्स हैं हिंदुस्तान में जिसमें आपको पे करके अंदर जाना पड़ता है। मल्टीपल शॉप्स हैं, कपड़े भी मिलेंगे, फैशन भी मिलेगा, फूड भी मिलेगा, रेडीमेड फूड भी मिलेगा, बहुत सारी चीजें, बिग बाजार भी होता है। मॉल के अंदर ही एक डिपार्टमेंटल स्टोर भी है, सुपर स्टोर भी बना हुआ होता है। तो इस तरह से मॉल ऑपरेट करते हैं कि वहां पर आपको एक रूफ के नीचे सब तरीके के डिफरेंट प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाए आपकी। और कुछ मॉल्स तो ऐसे भी हैं जो लग्जरी प्रोडक्ट्स में भी डील करते हैं। कुछ एक मॉल्स ऐसे हैं जहां आप लग्जरी प्रोडक्ट्स भी देख सकते हैं, ले सकते हैं, और कई बार लग्जरी प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग भी मॉल्स के अंदर बहुत बड़े स्केल पर की जाती है। कई बार आप जाएंगे तो आपको महंगी BMW या रोल्स रॉयस जो है वो मॉल के अंदर बीच में खड़ी हुई मिलेगी कि आज इसकी एडवर्टाइजिंग हो रही है, यहाँ पर छोटा सा शो कर रहे होते हैं लोग उसके आसपास। तो ये सब चीजें जो है मॉल्स में आपको देखने को मिलती हैं। मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मल्टीट्यूड ऑफ शॉप्स, ये सब आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है विच इज कॉल्ड फैक्ट्री आउटलेट और आउटलेट स्टोर। तो फैक्ट्री आउटलेट या आउटलेट स्टोर वो होता है जो एक किसी फैक्ट्री या वेयरहाउस से अटैच्ड होता है, किसी भी कंपनी की फैक्ट्री से अटैच्ड होता है वो आउटलेट या वो फैक्ट्री आउटलेट जिसको बोलते हैं। कई जगहों पे लिखा होगा बाहर फैक्ट्री आउटलेट। और वो क्या करता है, मैन्युफैक्चरर से या वेयरहाउस से सीधा सामान उठा करके ला करके वहां पर रखता है और उसे बेचता है। और इनको डील करने का फायदा ये होता है कि ये रिटेल आउटलेट्स होते हैं फैक्ट्री के, बट इनमें बीच में कोई होलसेलर नहीं होता है। वो सीधे या तो वेयरहाउस से या मैन्युफैक्चरर से सामान खरीद के ला करके वहां रखते हैं। और इस आउटलेट के एस्टैब्लिशमेंट वगैरह में मैन्युफैक्चरर जो है थोड़ी सी हेल्प वगैरह कर देता है। मैन्युफैक्चरर का अपना ब्रांड कोई है तो उसको, जैसे आप एडिडास वगैरह या नाइकी या स्केचर्स वगैरह के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, उनके आपको कई बार आउटलेट्स दिखते हैं। जो उनके मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपने ब्रांड के कैंपेन के लिए अपनी सिंगल ब्रांड शॉप खोलने के लिए उस पर्पस से हेल्प करके किसी की रिटेल शॉप खुलवा देते हैं और उसमें आसानी से उनको ये चीजें मिल जाती हैं। नॉन स्टोर रिटेलिंग, नाउ दिस इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जिसमें कोई स्टोर नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन आपका प्रोडक्ट बिकता है, आप बेचते भी हैं और उसमें लोग सामान खरीदते भी हैं। उसके 4 तरीके हैं: मेल ऑर्डर बिजनेस, टेलीशॉपिंग, machines and internet shopping. Internet shopping is all about electronic commerce, electronic business, जो हम काफी बार पढ़ चुके हैं। Amazon है, Flipkart है, Paytm मॉल है, in which you use just the speed of internet और उस पे आप प्रोडक्ट्स को एप्लीकेशन या पोर्टल के थ्रू ऑर्डर करते हैं, पैसे उसी पे करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी करते हैं और सामान आपके घर तक पहुंचता है। इसमें कोई स्टोर इन्वॉल्व नहीं, किसी के पास जाकर के आप प्रोडक्ट नहीं पसंद करते हैं, आप डिजिटल प्रोडक्ट को पसंद करते हैं। अब तो चश्मे भी ऐसे बनने लगे हैं, टेलीमेडिसिन आ गई है, तो बहुत सारे बिजनेसेस अब नॉन स्टोर रिटेलिंग की तरफ जा रहे हैं। मेल ऑर्डर बिजनेस सबसे पुराना नॉन स्टोर रिटेलिंग का बिजनेस है। सबसे पुराना मेल ऑर्डर बिजनेस जो है वो है, इसमें आप यूजुअली पोस्ट ऑफिस के थ्रू अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, एक फॉर्म भरते हैं। पोस्ट ऑफिस में एक फॉर्म होता है, प्रोडक्ट्स की लिस्ट होती है, उसमें आप प्रोडक्ट का नाम भरते हैं, उसका फॉर्म भरते हैं, उसका पैसा भरते हैं, पोस्ट ऑफिस में ऑर्डर प्लेस करते हैं। उस फॉर्म की मदद से पोस्ट ऑफिस आपका ऑर्डर रिलीज करता है बिजनेसमैन को। बिजनेसमैन जहां के पोस्ट ऑफिस से कनेक्टेड होता है वहां उस पैक्ड प्रोडक्ट को पहुंचाता है, स्टैंपिंग कराता है, वेट कराता है, उसके चार्जेस उसमें ऐड करता है, राइट, मेल चार्जेस, और उस प्रोडक्ट को उस पोस्ट ऑफिस को देता है और पोस्ट ऑफिस उस फॉर्म पे लिखे हुए एड्रेस पर उस प्रोडक्ट को डिलीवर करता है। दिस इज व्हाट इज मेल ऑर्डर बिजनेस। ये बहुत पुराना तरीका है बिजनेस करने का, जिसमें प्रोडक्ट्स में स्टोर की जरूरत नहीं होती है और मेल ऑर्डर हो जाता है। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे
कई जगहों पे होता है, अगर आप लोगों को पता नहीं, आप लोगों को नॉलेज है कि नहीं, कि मैं एक होम्योपैथिक स्टोर वाले को जानता हूँ जो मुझसे भी कई बार कह चुका है कि आप मुझे फोन कर दीजिए कि आपको 10 या 12 दवाइयां चाहिए या किट चाहिए दवाइयों की, होम्योपैथिक मेडिसिन की, और मैं आपका एड्रेस लेके उसको आपको पोस्ट कर दूंगा और चार्जेस आप मुझे पेटीएम के थ्रू पे कर देना। वो जो पोस्ट करने के चार्जेस होंगे वो भी मैं उसमें उसकी कॉस्ट में जोड़ दूंगा, तो आप मेरे को टोटल पेमेंट कर। दिस इज व्हाट द काइंड ऑफ मेल ऑर्डर बिजनेस, क्योंकि अब फोन्स आ गए हैं, अब मोबाइल्स आ गए हैं, आप एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो ये एक तरीके का मेल ऑर्डर बिजनेस है। पहले क्या होता था, ये टेलीफोन ही बहुत मुश्किल होता था, एसटीडी फोन करने के लिए आपको बुक करना पड़ता था, फिर उस टाइम पर जाकर के वहां बैठना पड़ता था, बात करनी पड़ती थी। तो जो प्रोडक्ट्स आपको पता है, उसका जो ओनर है जो उस प्रोडक्ट को बनाता है और बेचता है वो आपको पता है, तो पुराने जमाने में आप पोस्ट ऑफिस जाते थे, वहां पे उस फॉर्म को भरते थे, उसके पैसे जमा कराते थे और ऑर्डर प्लेस करते थे। जहां पर वो ऑर्डर पहुंचना होता था वहां पहुंच जाता था, आदमी उसको प्रोडक्ट को पैक करता था और उसको वापस आप लोगों को भेज देता था। तो ये पुराने जमाने का मॉडल था जो अब लगभग रिडंडेंट हो चुका है। बहुत कम पोस्ट ऑफिस है जहां पर अभी भी पोस्ट के थ्रू, मेल ऑर्डर बिजनेस के थ्रू ये काम चल रहा है, क्योंकि मोबाइल्स वगैरह आ गए हैं, तो प्योरली अब पोस्ट ऑफिस इन्वॉल्व नहीं रह गया है, और बहुत सारे पोस्ट ऑफिस में, मेजॉरिटी ऑफ पोस्ट ऑफिस में मेल ऑर्डर बिजनेस बंद हो चुका है। ठीक, तो ये मेल ऑर्डर बिजनेस है। इसके फीचर्स और क्या, कौन से गुड्स के लिए सूटेबल था, क्या है, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ये बहुत रिडंडेंट हो चुका है, बट आई वांट यू टू रीड इट। ये मटेरियल अवेलेबल है, आप पढ़िए। बहुत पॉपुलर नहीं है, बिल्कुल लिमिट हो चुका है, बहुत बड़े लेवल पर लिमिट हो चुका है। टेली शॉपिंग ये अभी भी चल रही है, naptol.com और ये क्या नाम है, होम शॉपिंग, स्नैपडील, इनके अभी भी टीवी में शोज आते हैं, अगर आप लोगों ने देखा हो। स्टार सीजे शॉपिंग करके, मैं नाम भूल गया उसका। ये लोग क्या करते हैं, अपने चैनल पर, टीवी पर एक कॉन्टेस्ट टाइप का चलाते हैं कि 15 मिनट के लिए ये सामान अवेलेबल है, 999 में 5 टी शर्ट्स मिलेंगी, 999 में आपको एक किचन का सेट मिलेगा, बर्तन मिलेंगे, ये मिलेगा, और वो फिर एक नंबर फ्लैश कर रहे होते हैं स्क्रीन पर कि इस पे मिस्ड कॉल दीजिए, इस पे टेलीफोन करके अपना ऑर्डर बुक करिए। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड टेलीशॉपिंग। एक तरीका, ये आज के तरीके की टेलीशॉपिंग। इससे पहले क्या हुआ करता था कि आप जो प्रोडक्ट्स रेगुलरली खरीदते हैं उसका रिकॉर्ड बिजनेस के पास होता था, तो बिजनेस आपको फोन करके, हमारे पास और प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं, आपको क्या क्या चीज चाहिए, उसका ऑर्डर फोन पे लिखते थे, और फिर वो आप लोगों से डिमांड ड्राफ्ट या चेक तैयार करने को बोलते थे। फिर वो सामान जो है वो आपके पास पहुंचता था, और आप उस सामान के बदले वो डिमांड ड्राफ्ट या वो चेक जो आदमी कैरी करके उसको लाया उसको दे देते थे, और काम हो जाता। दिस वाज टेलीशॉपिंग। And today's scenario, if you will see, the advertisement is flashed in the channels. You read that particular advertisement and you give an order over the phone. और अब जो है बहुत सारी चीजें, क्योंकि ई बैंकिंग आ गई है, प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं पेमेंट के, तो उनकी मदद से आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर देते हैं, तो आपको सीधे प्रोडक्ट जो है वाया मेल, कुरियर या जो भी कुरियर बॉय होता है उसके थ्रू आपको डिलीवर होता है। तो ये काफी चीजें हैं जो टेलीब्रांड्स करके एक शो आता है टीवी में, एशियन स्काई शॉप करके टीवी में शो आता है। तो ये सारी चीजें जो है वो टेली शॉपिंग के अंदर आती हैं। टेली शॉपिंग की भी अपनी एडवांटेजेस और अपनी डिसएडवांटेजेस। देखिए, एक तो स्टोर आपको टेली शॉपिंग के अंदर एस्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, केवल थोड़ा सा आपने टेलीफोन लाइन, 4 सेल्समैन जो टेलीफोन पर बैठ करके टेली सेल्स कर सकते हैं, उनको आपने बैठा दिया, और आप एक छोटा सा प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की, सामान कोई पैक करेगा, उसको कुरियर कंपनी को भेजेगा और कुरियर कंपनी उसको हैंड ओवर करेगी। तो एक तरीके से मिडिलमैन भी आप हटा सकते हैं बिजनेस के बीच में से, कि होलसेलर होगा, रिटेलर होगा, शॉप पे जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसकी लिमिटेशंस ये है कि आज के जमाने में बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं। टेली शॉपिंग के अंदर आपको प्रोडक्ट जो दिखाया जाता है टीवी के अंदर, या मैं टीवी की बात नहीं कर रहा हूं, केवल फोन पर जब आप ऑर्डर देते हैं तो ना आप गुड्स को देख सकते हैं, ना उसे इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ऑर्डर्स आप टेलीफोन पर वर्बली देते हैं। तो ये सारी चीजें जो बिना देखे वर्बल तरीके से डिस्कशन के थ्रू आप गुड्स को ऑर्डर कर रहे हैं, तो इसमें फ्रॉड होने के चांसेस होना बहुत लाजमी है। प्रोडक्ट का खराब निकलना, फिर उसके बाद सेलर आपसे बोलेगा कि हमारी पॉलिसी नहीं है इसे वापस लेने की, और क्रेडिट फैसिलिटी इसमें होती नहीं है कि भाई, और मनी बैक का कुछ गारंटी वगैरह का कुछ पता नहीं होता इन लोगों का कि ये देंगे कि नहीं देंगे।
इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो आपको टेली शॉपिंग के अंदर देखने को मिलेंगी, जो चैलेंजिंग होती हैं कंपेयर्ड टू अदर मोड्स ऑफ बाइंग। ई बैंकिंग सॉरी ई कॉमर्स या ई ट्रेडिंग जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसमें आपको एटलीस्ट प्रोडक्ट जो स्क्रीन पर है वो दिखता है कि प्रोडक्ट ऐसा दिखेगा। दूसरा उसके फीडबैक लिखा हुआ होता है कि भाई कई लोग अपने प्रोडक्ट खींच करके फोटो डाल देते हैं कि दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट और ये बहुत अच्छा है, अमेजोन पर देखिए आप, फ्लिपकार्ट पर देखिए, तो ये आपको दिखाई देगा कि कितने बड़े लेवल पर वहां पर अच्छे से आपको चीजें लोग खरीद रहे हैं, रेटिंग्स भी देते हैं लोग, वेदर इट इज अ गुड प्रोडक्ट, बैड प्रोडक्ट क्या है। एक भी अगर खराब प्रोडक्ट बिका होता है तो उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाती है। लेकिन टेलीसेल्स के अंदर ये सब चीजें आपको दिखाई नहीं देती। ये सब चीजें आपको केवल बात करने से पता करनी है, बिजनेसमैन के साथ या टेलीकॉलर के साथ आप बात करके डिस्कस करनी है। तो फ्रॉड के चांसेस, टर्म्स एंड कंडीशंस, डिस्प्यूट हो जाता है बहुत सारा इसके अंदर, काफी चैलेंजेस टेलीसेल्स के अंदर। Sale of goods through automatic vending machine. I don't know how many of you might have seen automatic vending machine. किसी ने देखी है? कुछ मॉल्स में भी होती है ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, देखी है किसी ने? नो आइडिया। जब आप लोग किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पर कॉफी की मशीन लगी हुई होती है, टी की मशीन, वो बटन दबाता है, टी दे देती है, वो आपको पकड़ा देता है। यू हैव सीन दैट काइंड ऑफ अ मशीन? यस सर। यस सर। ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, ठीक है। एक तो ये होता है कि वो आप ऑर्डर दे रहे हैं, आपने किसी को पैसे दे दिए, उसने बटन दबाया, चाय बना करके दे दी, कॉफी दे दी, उसमें से बटन दबा करके, दैट्स वन वेंडिंग मशीन। बट इसका एक बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन से बिकते हैं। आई डू नॉट नो वेदर यू हैव सीन दैट और नॉट, बट कई मॉल्स में और कई और जगहों पर, दिल्ली में तो मैंने थोड़ा कम देखा है, एयरपोर्ट पे काफी है। दिल्ली के एयरपोर्ट पे अगर कोई गया हो तो वेंडिंग मशीन्स लगी हुई है, जिसके अंदर अगर आप 10 रुपए का आप प्रोडक्ट देखिए, कौन सा प्रोडक्ट आपको पसंद है, उसका एक कोड लिखा हुआ था उस प्रोडक्ट के नीचे, रैक्स में रखा हुआ होता है प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए चिप्स है, अंकल चिप्स का कोई पैकेट रखा है, उसके नीचे प्रोडक्ट कोड लिखा है 101 और उस पर लिखा है 20 रुपए। तो आप 20 रुपए में 10-10 रुपए के 2 नोट उस मशीन के अंदर एक कैश लेने का एक वो बना हुआ होता है मॉड्यूल, उसके अंदर आप डाल दीजिए, वो नोट एक्सेप्ट कर लेगा। अगर वो अच्छा नोट है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है, खराब है तो वापस फेंक देता है। तो वो नोट ले लिया उसने 20 रुपया, उसके बाद वो बोलेगा नाउ प्रेस द कोड, तो आपने 101 उसके स्क्रीन पर डाल दिया, तो वो अपने आप क्या करेगा, उसके पीछे से धक्का मारेगा, वो पैकेट आपके नीचे गिर जाएगा। उस नीचे जगह होती है जिसको आप हाथ डाल करके उसमें से वो पैकेट निकाल सकते हैं। तो एक ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन का कॉन्सेप्ट है फिर जो बहुत जगहों पर बहुत आसानी से, जैसे मैंने बताया आपको रेलवे स्टेशन वगैरह में ये बहुत पॉपुलर है, सॉरी एयरपोर्ट में, रेलवे स्टेशन में तो कोई लेके ही चला जाएगा इसको, एयरपोर्ट्स वगैरह में ये बहुत पॉपुलर है, क्योंकि वहां पर ऐसा होता है कि पानी की बोतल या छोटा मोटा कुछ खाने के लिए आपको चाहिए, तो वो चीजें जो है वो इस वेंडिंग मशीन में रख करके वो जगह जगह लगा दिया जाता है। आप उसमें कैश डालिए और चीजों को निकाल लीजिए। बहुत जगहों पर पहले कॉफी मशीन्स भी इसी पर्पज से बनी थी कि आप 5 रुपए का सिक्का या 10 रुपए डाल करके कॉफी निकाल लेंगे, लेकिन वो इंडिया में जो है थोड़ा सा सोफिस्टिकेशन की प्रॉब्लम है। होता क्या है कि बटन दबाया, कुछ हुआ नहीं तो आदमी ना उसको मुक्का मार देता है कि ये चल क्यों नहीं रहा है धाड़, जैसे हम लोग अपने घरों में टीवी चलाते हैं, रिमोट चलाते हैं पे मार के, तो वो आदमी उसको मार देता है। तो फिर वो धीरे धीरे कॉफी मशीन जो है वो दुकान के अंदर चली गई rather than staying outside. Otherwise initially कॉफी टी वेंडिंग मशीन्स भी इसी पर्पस से आई थी कि आप 5 रुपए का सिक्का डालिए और चाय ले लीजिए, बट अगेन लोगों ने उसमें थोड़ा अपना इंटेलिजेंस दिखा के उसको बंद करवा दिया। बट बहुत कम जगहों पर इंडिया में, साउथ इंडिया में अगर आप जाएंगे तो काफी जगहों पर आपको काफी पब्लिक डोमेन्स में ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स दिखती हैं। हैदराबाद जाइए आप, चेन्नई जाइए, बैंगलोर जाइए, ट्रिवेंड्रम जाइए, वहां पर आपको कई जगहों पर ये वेंडिंग मशीन्स दिखती हैं। तो ये है, तो इस तरीके का भी एक कॉन्सेप्ट है। एक तो ये है कि आप जो छोटे प्रोडक्ट्स हैं, सेलेबल प्रोडक्ट्स हैं, छोटी बॉटल्स में आती हैं, उनको आप आसानी के साथ वेंडिंग मशीन में रख करके एक फिक्स्ड प्राइस पे बेच सकते हैं। फ्रॉड और मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि उसके अंदर प्रोडक्ट आपको सामने, जनरली ब्रांडेड प्रोडक्ट बिकता है, सामने आपको दिखाई देता है, ठीक है, और सारी कैश सेल है तो कोई पेमेंट डिफॉल्ट वगैरह के चांसेस नहीं है। ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन की सबसे बड़े 3 नुकसान ये हैं कि एक तो इसमें थोड़ा पैसा ज्यादा लगता है, मशीन सोफिस्टिकेटेड होती है, इसकी मेंटेनेंस और रिपेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्टॉक होल्डिंग कैपेसिटी इस मशीन की बहुत लिमिटेड है।
कि अगर इसके अंदर 50 प्रोडक्ट्स आ सकते हैं तो 50 ही आएंगे, आप 51वां प्रोडक्ट कहीं नहीं रख सकते इस मशीन के अंदर। देयर इज नो प्लेस कॉल्ड स्टोरेज इन दिस मशीन। सामने दिखने वाले 50 प्रोडक्ट है वही देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका मैंने कंप्लीट कर दिया है आज पूरा डिटेलिंग। यूनिट 3 कंप्लीट हो गई है आपकी।